जी हाँ मेरे दोस्त, नमस्ते। मैं रंजन सिराना, आप सभी का भाई। आपके YouTube चैनल रंजन सिराना ऑफिशियल बिहार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं किसी खास टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। इस टॉपिक में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि किस तरह से मैं इस ICICI बैंक के जो PO प्रोग्राम है उसमें सिलेक्टेड हुआ हूँ। तो काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने जो सिलेक्शन हुआ आपका, वो आप कैसे हुआ है। तो उस पर हमने काफ़ी सारे वीडियो भी बनाया था, अपलोड भी किया था, काफ़ी लोगों ने देखा भी और काफ़ी अच्छा प्यार दुलार भी मिला। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा और दोस्तों को हेल्प हो जाए हमारे माध्यम से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले कैरियर के साइट पे जाकर SSC हो या बैंकिंग हो या सबका साइट होता है, तो वहाँ पे आप जाकर नोटिफिकेशन वगैरह सबका देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ICICI बैंक हो या HDFC हो या एक्सिस हो या IDFC फर्स्ट बैंक हो, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उसके यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो ICICI बैंक कैरियर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करके और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा और वहाँ पे आप जब डालेंगे पूरे इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको अंत में आपको रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा क्या होता है, या आगे जो ICICI बैंक में HR डिपार्टमेंट होता है उसको ये पता चलता है कि बच्चा जो अप्लाई कर रहा है वह कहाँ तक अभी पहुँचा है, या अगर किसी बैंक में या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस चेक करता है। एक्चुअली जब PO प्रोग्राम एक तरह से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वह सेल्स जॉब होती है, सेल्स बेस्ड है वो, क्योंकि वो RA पोस्ट मिलता है या सेल्स ऑफिसर मिलता है PO प्रोग्राम के अंतर्गत। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग होता है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा कैरियर साइट के माध्यम से। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा जो होता है, आप जब अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपके पास एक मेल आता है या नोटिफिकेशन आएगा या टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आपको उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होगा, आपको 3 सेक्शन होता है उसमें, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। उसमें 20-20 नंबर का होता है तीनों। तो सब क्वेश्चन सब मैं तो आपको ये बताऊंगा कि आप जितने भी क्वेश्चन हो उसको सब टिक करना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप तुक्का में 1-2 क्वेश्चन भी अगर गलत भी मारते हैं तो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ऐसा ही होता है। एक्चुअली मैं 2018 में मैं दिल्ली आया था प्रिपरेशन करने UPSC का, बट मुझे कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है वही होता है। तो कुछ दिन मैं क्लास भी किया था दृष्टि में UPSC का, फिर से बाद में पढ़ाई करने का एक्चुअली सिस्टम पता नहीं था कैसे होगा क्या होगा, बहुत तरह तरह के प्रश्न मन में आ रही थी। तो मैं सोचा कि एक बार ICICI बैंक के साइट पे जाकर और एक इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पे 3 सेक्शन होता है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो ये नहीं कह सकते कि हार्ड होता है, नॉर्मली होता है। तो वहाँ से आप क्लियर कर जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया कि पहला जो आपको सिलेक्शन कैसे होता है, आपको मेल आएगा या टेक्स्ट मैसेज आएगा। दूसरा जो आएगा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम जब क्लियर आप कर लेते हैं तो तीसरा टॉपिक आती है आपके पास कि GD के लिए, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे 5 टॉपिक आता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था 5 टॉपिक कौन कौन से होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी वो 5 टॉपिक कौन कौन सा है। ठीक है, आप GD अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद सेम डेज में आपको PI के लिए जाना पड़ेगा। एंड जाना पड़ेगा दैट मीन्स सेम डेज में आपको वो इन्फॉर्म करेंगे HR कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं GD में और PI में आप आइए, और इतने बजे से आपका PI होगा। देखिए दोस्त, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि कोशिश करने वाले की ना कभी हार नहीं होती है। इसलिए अगर किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे मैं भी किया हूँ। एक्चुअली मैं 3 बार एग्जाम भी दिया, क्लियर भी किया, GD में छट गया, और GD में मैं एक बार छट गया तो PI मेरा एक बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार फाइनली टोटल A to Z क्लियर हो गया है। तो मैं वो 5 आज विशेष टॉपिक यही था कि 5 जो टॉपिक होते हैं GD के लिए वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना 10 बच्चे में से सिलेक्शन जो होता है वो ओनली 2 का होता है।
2 1 या 3 का एंड 2 1 3 का, ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो वहां पे आपको ध्यान ये बात के रखना होगा कि जीडी बढ़िया से होना चाहिए। अब जीडी कैसे अच्छा से होगा, उसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट है अपनी, जैसे अगर कोई टॉपिक है जैसे डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग, तो वहां पे अपना ओपिनियन देना है, ताकि रटा रटाई जो होती है ना भाषा, वो थोड़ा सा अलग होती है, और अपनी ओपिनियन के अनुसार देते हैं, अपनी समझ के अनुसार देते हैं, या अपना थॉट रखते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीए जैसे आपका कंप्लीट होगा, सेम डेज में 1-2 घंटे बाद आपको मेल आएगी कि यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कब से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है पीओ प्रोग्राम के लिए। तो मेरा कंसर्न ये था, सिर्फ वो जो एचआर रहते हैं ना, या जो इंटरव्यूअर होते हैं, उसको ये लगना चाहिए, जस्ट लगना चाहिए कि आप जो बच्चे हैं या एम्प्लॉय है या एग्जीक्यूटिव है, वो सामने उसके जो है ना, उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, उसके लिए, आपके लिए नहीं, उसके लिए। अगर उसको होगा तभी तो आपको सिलेक्ट करेगा ना, क्योंकि उसके सामने तो 10 बच्चे होते हैं। अब 10 बच्चे में से अगर किसी एक को करना होगा तो 9 को हटाना पड़ेगा, तो एक को लेना पड़ेगा। तो एक में ऐसा क्या गुण है या क्या क्वालिटी है जिससे एक को सिलेक्ट किया जाए? तो वो होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, या अपने टॉपिक के माध्यम से या अपने पॉइंट के माध्यम से आपको उसको अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बार अपना ओपिनियन दे चुके हैं या किसी भी टॉपिक पे जीडी में, तो आप अगर फाइनली लास्ट में होता है कि और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या, यानी इंग्लिश में सब चीज होती है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, या कुछ आपको बोलने की जरूरत है कि हाँ मैं पहले जो बताया था या मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिला था, उसमें फिर से मैं रिकॉल करके कुछ और बोलना चाहता हूँ या बेहतर कुछ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप फिर से कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट एक और होगा कि जो इंटरव्यूअर होगा उसको लगेगा ना कि ये बच्चा है, अगर कुछ उसमें छूट गया है या कमी है, तो खुद से चाहता है कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जीडी बढ़िया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, जीडी बढ़िया गया या जीडी क्वालिफाई हो गए, तो आपको पीआई के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यानी पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। तो मेरा आज का यही पॉइंट था आपसे बताने का, और मैं आपको लास्टली ये बताना चाहता हूँ कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सो मेरे दोस्त, अगर लगन है, इच्छा है, मेहनत है, कुछ करने की ठान है कि जीतना है अपने आप से, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। यही एक सच्चाई है, और हर एक माँ अपने बच्चों से यही कहती है कि मेहनत तो करना पड़ेगा। दोस्त, मैं आपको 5 जो जीडी के लिए जो टॉपिक है उसको मैं पिछले वीडियो में दिखाया भी था, तो मैं चाहूंगा कि अगर इस वीडियो तो जी दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 से जो टॉपिक है जीडी के लिए, जिसमें से एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, या फिर से जो एक इंटरव्यूअर होगा वो बोलेगा कि इस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। तो पहला जो टॉपिक है, रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग, तो केस स्टडी, इसमें से 5 टॉपिक होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट तैयार करना है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट ऑलरेडी मेंशन भी है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट है, जिसमें कैसे क्या हुआ, कब चेंज हुआ, क्या कैसे कैसे काम होता है। लेकिन बेसिकली आपको कुछ अपना ओपिनियन तो रखना पड़ेगा ना। तो इस बेस पे आपको पहला जो टॉपिक है वो रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग, पहला केस स्टडी हो गया, उसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे अच्छे से, खुद से तैयार करेंगे तो अच्छे से आप डिलीवर कर पाएंगे इंटरव्यूअर के सामने। तो आपको से बस यही चेक करेगा कि आप कैसे उसको अपना ओपिनियन दे पा रहे हैं। चलिए मैं सेकेंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको जो सेकेंड टॉपिक है, केस स्टडी 2। तो आप देख पा रहे हैं केस स्टडी 2 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एवरी इंडियन, जो बोलते हैं ना आधार कार्ड, उसके बारे में है। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे है, तो इसको 2-4 बार आपको खुद से पढ़ाई करना है, खुद से रीड करना है, कॉन्सेप्ट तैयार करना है, और उसके बाद फिर आपको इस पर वर्कआउट करना है और अपना ओपिनियन देना है, ताकि उसको ये डिफरेंट लगे कि बच्चा मेहनत किया है और कुछ बोल सकता है, रटी रटाई भाषा नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि दूसरा टॉपिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आप, देखिए अभी रहा तीसरा टॉपिक, केस स्टडी 3। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेसेस ऑफ एजुकेशन, फेस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो पढ़ाई का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। इसमें बच्चे कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये तीसरा केस स्टडी है आपका। इसमें भी काफ़ी सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, साइट पे भी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके तैयार कर सकते हैं। या जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक आपकी मेल आईडी पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये प्रोवाइड की जाती है, यानी कि एचआर के माध्यम से सेंड किया जाता है। तो आपने देखा कि तीसरा जो टॉपिक है केस स्टडी है उसमें कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से टॉपिक है आपका। अब देखिए ये चौथा टॉपिक आ गया। आप चौथा टॉपिक में देखेंगे केस स्टडी 4 है, सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ से, यानी हमारे बोलते हैं ना कि सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ्स, हमारी सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जो कैसे क्या नेटवर्किंग काम कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, एक दूसरे का बॉन्ड कैसे है, गांव से लेकर शहरी दिशा में कैसे बॉन्ड है हम लोगों का, ये बेसिकली इसमें डिफरेंट है, दिखाया गया है। तो ये तीसरा केस, आपका चौथा केस स्टडी है, इसको भी खुद से तैयार करना पड़ेगा। और चौथे के बाद में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पांचवा केस स्टडी। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या डिफरेंसेस है दोनों में, दोनों से क्या होगा, इसको आपको मेनली टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा, खुद से डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, और एक बात और, मैं एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा था कि मेरा सिलेक्शन कितने बार होता, 2 टाइम हुआ था। आप देखेंगे इसमें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 14 मार्च 2022 का है, मेल आया था। डियर रंजन कुमार, अप्लीकेंट राइटिंग। ये मेरा सिलेक्शन जो पहला हुआ था 58 बैच के लिए हुआ था। 58, आप देखेंगे यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, 58 बैच के लिए है ना, 58 बैच के लिए, 58 बैच के लिए। फिर इसमें आप देखेंगे कि इसमें मेरा एक्चुअली फिर से जीडी है, जीडी का रहता था 16 मार्च को 9:30 से 10:30 तक, बट ये 2-3 घंटा चले जाता है। फिर मैं दिखाता हूँ आपको, एक तो ये हो गया 58 बैच के लिए हुआ था मेरा, और फिर से ये जो है फाइनली जो 63 बैच के लिए, ये देखिए वो था मार्च में, ये जुलाई में आ गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनली सिलेक्शन है 63 बैच के लिए। पिछला जो था 58 के लिए था, उस ये 63 के लिए है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है। अरेंजमेंट को ICSE बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगस्त 63 बैच के लिए है। कंग्रेचुलेशन, ये सब है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से फाइनली गॉट सिलेक्टेड इन ICSE प्रोफेशनल प्रोग्राम। टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 3,71,700 रुपीज़ है फॉर द 1 ईयर। सो आप इस तरह से देख पा रहे हैं, ये टू जे इन्फॉर्मेशन है। सो फाइनली ये समाप्त हुआ, और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके और पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल गाइस। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप मैसेज के माध्यम से मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं, या किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। या एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि हाँ सर मुझे डाउट हो रहा है, या सिलेबस में चाहिए कि हाँ सर कैसा प्रश्न आते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वहाँ पे मैं A to Z आपको हेल्प करने वाला हूँ।